नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है ये हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन जो है इसके हम सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक सेक्शन जो है इसमें डिस्कस किया जाएगा ताकि आने वाले क्लरिकल के एग्जाम में और कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द साउदर्न मोस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इस, तो अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है। तो अशोक का जो साउदर्न मोस्ट रॉक एडिक्ट है वो कौन सा है? 121 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, येरागुड़ी। येरागुड़ी जो है अशोक का साउदर्न मोस्ट रॉक एडिक्ट है। तो अशोक के बारे में अगर आप कुछ और भी जानेंगे तो अशोक के टाइम में जो था वो बैटल ऑफ कलिंग हुई थी। ये 261 ईस्वी पूर्व जो था वो हुई थी, 261 ईस्वी पूर्व ये बैटल ऑफ कलिंग हुई थी। 122 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन प्री गुप्ता पीरियड। तो प्री गुप्ता पीरियड यानी कि पूर्व गुप्त काल में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? 122 का ऑप्शन है ग्लास जो है वो सही आंसर होगा। ये जो था एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था। आपको पता है ग्लास की टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी नहीं है। 123 देखिए, व्हाट वाज द नेचर ऑफ मोनार्की इन सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत काल में जो था वो राजतंत्र किस प्रकार का था? अगर 123 की हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म, इनके केंद्रवर्ती तानाशाही। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अच्छा, एक और बात है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है उसके ऊपर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर जो है 1 बजे जो है वो 50 क्वेश्चंस का क्यूज जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। उस क्यूज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप @allexam31 करके जो है वो सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 124 में पूछते हैं द सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र क्या था? ये था पंढरपुर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चंस में डाउट मत रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आपको बताए जा रहे हैं। 125 में पूछा गया है द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज। तो प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक या फिर सबसे महान शासक जो था वो कौन सा था? तो इसका था भोज। राजा भोज जो था वो प्रतिहार वंश का जो था वो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। तो आगे पूछा जाता है 126 में विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट डिवाइडिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो इनमें से किसका ऐसा उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिमों का जो है विभाजन किया जाए? 126 का ऑप्शन बी कॉम्युनल अवार्ड जो है वो सही आंसर है। अगर हम कॉम्युनल अवार्ड के बारे में बात करें तो इसकी घोषणा 1932 में की गई थी। अगर पूना पैक्ट की बात करें तो ये भी 1932 में ही हुआ था। माउंट बेटन प्लान की बात करें तो माउंट बेटन प्लान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो 1935 का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए जो माउंट बेटन ने जो था वो भारत के विभाजन को लेकर योजना बनाई थी, उसको माउंट बेटन प्लान कहा जाता है। ये अराउंड 1947 हुआ था। 127 देखिए, विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा जो था वो किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। अभी शायद कोई एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, मे बी क्लैरिकल का था या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का था। तो कुछ ऐसा एग्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन ऐसा सच पूछा गया था। 128 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो भारत में प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन जो था वो कौन सा था? अगर 128 क्वेश्चन की हम बात करें तो 128 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन जो है इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया। 129 देखिए, सैंडस्टोन इज मेटाफराइज्ड इनटू। तो सैंडस्टोन जो है वो किस में रूपांतरित हो जाता है? अगर सैंडस्टोन की हम बात करें कि ये किस में रूपांतरित होता है तो 129 का ऑप्शन बी क्वार्टजाइट जो है वो सही आंसर होगा। क्वार्टजाइट में जो है ये रूपांतरित हो जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है वो कई बार पूछा जाता है। अगर रॉक्स की हम बात करें तो इग्निस रॉक्स के एग्जांपल आप जान दीजिए। इग्निस रॉक के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ये 3 एग्जांपल हैं इग्निस रॉक्स। अगर सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात करें तो जिप्सम यहाँ पर आता है, पीट यहाँ पर आता है, मेटामॉर्फिक रॉक में मार्बल आता है, क्वार्टजाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। तो ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। 130 देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इन टुंड्रा रीजन मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग। तो टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण होता है। तो 130 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। समर्स में ये होता है, ग्रीष्म के दौरान जो है अधिकांश वर्षण यहाँ पर प्राप्त होता है। 131 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच कॉन्टिनेंट हैज़ दी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है? अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे कि डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक कहाँ पर है तो 131 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, एशिया। एशिया में जो है डेंसिटी सबसे अधिक मानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया और यूरोप को जो है वो कौन सी माउंटेन ऐसा है जो अलग करता है, सेपरेट करता है? तो यूराल माउंटेन जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। 132 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द लार्जेस्ट डायमंड माइन इज इन। सबसे बड़ी हीरे की खदान कहाँ पर है? 132 का जो है वो ऑप्शन है साउथ अफ्रीका जो है वो सही आंसर है। लार्जेस्ट डायमंड माइन इज इन साउथ अफ्रीका।
अच्छा, साउथ अफ्रीका के बारे में पता चल गया। 133 देखिए, व्हेन डू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो इन इंडिया। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कब बहती हैं? अगर भारत की हम बात करें तो इसका ऑप्शन सी जो है उसका आंसर होगा जून टू सितंबर। जून टू सितंबर जो है ये बहती हैं। 134 देखिए, 134 में पूछते हैं दी वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी। तो आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आर्द्र पहाड़ी वन। तो 134 का ऑप्शन सी नीलगिरी जो है वो सही आंसर है। ये नीलगिरी में पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली याद करने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में पूछे जाए तब आपको हेल्प मिल सके। 135 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मोर देन वन स्टेट। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो एक से अधिक राज्यों के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है? तो 135 का ऑप्शन सी भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो एक से अधिक राज्यों के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इसको कौन कौन एग्जीक्यूट करता है? इसको पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ये इन स्टेट्स को जो है यहाँ से बेनिफिट मिलता है। उसी तरह देखिए और भी डैम है, जैसे कि हीराकुंड डैम हो गया। हीराकुंड डैम की बात करें तो ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महानदी के ऊपर बना हुआ है और ये उड़ीसा में स्थित है। कोसी प्रोजेक्ट हो गया, तो कोसी प्रोजेक्ट जो है ये बिहार में स्थित है और कोसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो उकाई प्रोजेक्ट है, ये उकाई प्रोजेक्ट जो है वो ताप्ती नदी के ऊपर बना हुआ है और ये गुजरात में स्थित है। तो ये आप प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा याद रखिए क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 136 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप ऑफ ड्राई क्रॉप फार्मिंग इन द इंडिया। तो भारत में निम्न में से कौन सी शुष्क फसल खेती में सबसे प्रमुख फसल है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन बी बाजरा। बाजरा इसका सही आंसर है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बाजरा कौन सी क्रॉप है, तो बाजरा एक खरीफ क्रॉप का प्रकार है। अब खरीफ क्रॉप में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर बाजरा आता है, राइस आता है, जावर आता है, रागी आता है, मेज आता है, कॉटन आता है, जूट आता है। उसी तरह रबी की बात करें तो रबी में वीट आता है, बार्ले आता है, पियास आता है, मस्टर्ड आता है और ग्रेन्स आते हैं। तो ये सब जो है आपको याद होने चाहिए कि रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं। देखिए अगर आपने पढ़ा है तब आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी, तो रिवाइज करना ज़रूरी है। 137 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार जब आपसे पूछा गया है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिहार के बारे में पूछा गया है। 137 का ऑप्शन सी कोसी नदी जो है वो सही है। अभी हमने पढ़ा कि ये कोसी परियोजना बिहार में स्थित है, तो बिहार, सौरो ऑफ बिहार भी इसको कहते हैं। आगे पूछा गया है नीम ट्री इज नेटिव ऑफ। तो नीम के पेड़ मूल वतन है। तो नीम के पेड़ कहाँ के नेटिव हैं? ये म्यांमार के नेटिव माने जाते हैं कि म्यांमार का मूल वतन है इनका। तो 139 में पूछते हैं मथुरा रिफाइनरी रिसीव्स क्रूड ऑयल फ्रॉम। तो मथुरा रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है। कहाँ से ये कच्चा तेल प्राप्त करती है? ये प्राप्त करती है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर हम बात करें कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है स्थित कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो है वो पड़ती है। अब ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है, तो ये आप याद रखिए। आगे 140 पूछा गया है द स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट एमंग वुमेन इज। तो वह राज्य जहाँ स्त्रियों में साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम आपसे पूछा गया है स्त्रियों में। तो 140 का ऑप्शन भी बिहार जो है वो सही आंसर है। बिहार में जो है वो महिलाओं के बीच साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। 141 में पूछा गया है हु एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? यहाँ पर पूछा गया है हु एक्टेड एज द चेयरमैन। जब आपसे चेयरमैन पूछा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो चेयरमैन कौन थे इसके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो था इसके चेयरमैन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये तो हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में पूछ लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनने में कितना टाइम लगा था? तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो था वो लगे थे इसको कंप्लीट होने। यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो था वो लिए थे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। इस तरह से भी याद रखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा। 142 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो इनमें से कौन सी कमेटी पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट मानी जाती है? तो एस्टिमेट कमेटी जो है वो सबसे लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मानी जाती है। एस्टिमेट कमेटी के बारे में और जानिए कि इसको सेटअप कब किया गया था। तो 1921 में जो था इसको सेटअप किया गया था। तब इसको जो था वो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी के नाम से जाना जाता था। फिर पहली एस्टिमेट कमेटी जो था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था वो 1950 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे की गई थी? तो जॉन मिथाई की रिकमेंडेशन पे की गई थी। जॉन मिथाई कौन थे उस टाइम? ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? तो इसके मेंबर्स 30 होते हैं। 30 मेंबर्स इसके होते हैं। आगे 143 देखिए 143 में पूछते हैं दी फैमिली कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू।
तो जो फैमिली कोर्ट होता है ये किसके रिलेटेड डिस्प्यूट को जो है वो सॉल्व करता है। तो ऑप्शन बी मैरिज अफेयर, ये सिर्फ मैरिज अफेयर को लेकर जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उनको ये सॉल्व करता है। 144 में पूछते हैं द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज, तो पंचायती राज संस्थान के लिए जो है महत्व आय का स्रोत कौन सा है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए जो सबसे अधिक आय आती है वो गवर्नमेंट ग्रांट से आती है, सरकारी अनुदान से आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कौन सा पार्ट जो है वो पंचायती राज से डील करता है। यहाँ पर पार्ट सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया है तो पार्ट 9 जो है इसके साथ डील करता है, ये आप याद रखिए। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायती राज से डील करता है, तो शेड्यूल 11 जो है वो पंचायती राज से डील करता है। और शेड्यूल 8 किससे डील करता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि शेड्यूल 8 किससे डील करता है। आगे 145 में पूछते हैं दी प्रेसिडेंट रूल्स इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ, तो कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है वो ऑप्शन बी 6 मंथ के लिए जो है वो लगाया जा सकता है, 6 महीनों के लिए लगाया जा सकता है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट रूल की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगती है। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। कितनी बार अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है, तो एक बार भी अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। और 146 देखिए दी फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इज, तो सबसे पहला फुली इंडियन बैंक कौन सा था। 146 का ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सही आंसर है। पंजाब नेशनल बैंक सबसे पहला फुली पीएनबी था, ये सबसे पहला इंडियन बैंक था। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था, तो 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था। अब तो आपके लिए क्वेश्चन बेसिक हो गए होंगे अगर आप डेली वीडियो देखते हैं। 147 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन बजट, तो निम्न में से कौन सा भारत सरकार के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर भारत सरकार में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा कोई होता है तो वो कौन सा होता है, फिस्कल डेफिसिट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 148 में पूछते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट ईपीजी एट सेट इन कंदला, तो कंदला में जो था, कंदला सबसे पहला ईपीजी कब सेट किया गया था, तो 148 का ऑप्शन है 1965 जो है वो सही आंसर है। इस दौरान ये सेट किया गया था। ये ईपीजेड क्या है, आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आया होगा। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इसकी फुल फॉर्म होती है। 149 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय हरित क्रांति जो था वो निम्न में से किस में सर्वाधिक सफल रही। तो भारतीय जो ये हरित क्रांति थी ये व्हीट और राइस, गेहूं और चावल में सबसे अधिक सफल जो है वो मानी जाती है। ये जो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके फादर किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और ये कौन से टाइम में हुई थी इन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे 150 क्वेश्चन मोस्ट टाइम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन दी GNP एंड NNP इज इक्वल टू, तो 150 का ऑप्शन सी कैपिटल डेप्रिसिएशन जो है वो सही आंसर है। 151 में पूछते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर आएगा। उसी तरह 152 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 152 का जो है वो ऑप्शन सी 21 जो है वो सही आंसर आएगा। 153 का ऑप्शन ए 24 जो है वो सही आंसर आएगा। आगे 158 क्वेश्चन देखिए, ये पूछते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन द महमूद गजनवी अटैक्ड नगरकोट 1009 AD, तो 1009 AD में जब महमूद गजनवी ने नगरकोट किले पर आक्रमण किया था तो उस टाइम यहाँ के शासक कौन था। तो उस टाइम यहाँ का शासक कौन था, जगदीश चंद यहाँ का शासक हुआ करता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब जगदीश चंद यहाँ का शासक होता था। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि फिरोज शाह तुगलक 1365 में जो था, जब कांगड़ा पर अटैक किसने किया था, तो उस टाइम यहाँ का शासक कौन था। जब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अटैक किया था तो उस टाइम यहाँ का शासक 1365 में राजा रूपचंद हुआ करता था। राजा रूपचंद के बारे में याद रखिए, राजा जगदीश चंद के बारे में याद रखिए। आगे पूछा गया है 159 में रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो रेणुका लेक कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में स्थित है रेणुका लेक। सभी को पता है आपको रेणुका लेक सिरमौर में स्थित है। बाकी इंपॉर्टेंट लेक्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कुल्लू की लेक्स हमने डिस्कस नहीं की काफ़ी टाइम से, कुल्लू की लेक जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। भृगु लेक कुल्लू में है, सरियोलसर लेक कुल्लू में है, सरवालसर लेक कुल्लू में है, दशहर लेक कुल्लू में है, मंतलाई लेक कुल्लू में है। तो ये लेक्स जो है वो कुल्लू में आती हैं। 160 क्वेश्चन देखिए, 160 क्वेश्चन में ये क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है लोहला ट्राइब फाउंड इन लाहौल एरिया आर, तो लाहौल क्षेत्र में मौजूदा लाहौल प्रजातियाँ जो हैं
वो क्या है, किस तरह की इनको माना जाता है, तो 160 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, एंडोगैमस यानी कि अंतर्विवाही इनको माना जाता है। अब ये मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 160 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। 161 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म ऑफ एशिया हैज़ बीन सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एट विच प्लेस। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पूछा गया है कि कहाँ पर है ये फिश ब्रीडिंग फार्म, सबसे एशिया का लार्जेस्ट, तो ये देवली में स्थित है। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये अली खड़ी के किनारे जो है वो स्थित है। अली किसकी सहायक है, अली जो है वो ब्यास की सतलुज की सहायक नदी है। अली अली सतलुज की सहायक नदी है। हमने कल ही पढ़ा था कि नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है, और कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो ये लुहनू ग्राउंड में लगता है और सतलुज नदी के किनारे लगता है। कल हमने काफ़ी डिटेल से नलवाड़ी मेले के बारे में जाना था। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हमने जाना था। तो एक हमने किन्नौर का क्वेश्चन भी कल आपसे पूछा था। तो किन्नौर जो था वो छठे नंबर का जब जिला बना था हिमाचल का, तो ये 1960 में बना था। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। जो क्वेश्चन आज पूछे उनका आंसर आपको कल मिल जाएगा। 162 में पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट टू रिसीव परशुराम अवार्ड इन 1987। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको परशुराम अवार्ड दिया गया था 1987 में। पहले व्यक्ति जिनको परशुराम अवार्ड दिया गया था 1987 में वो थे सुमन रावत। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सुमन रावत को जो था वो सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। 163 में पूछते हैं द विलेज मल्लाना ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर। तो कुल्लू का जो मल्लाना डिस्ट्रिक्ट है, मल्लाना गांव है, वो किसके लिए फेमस है, तो ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यहाँ की मानी जाती है। मल्लाना नदी भी है, मल्लाना नदी जो है वो ब्यास की सहायक है, ये भी आप याद रखिए, ये ब्यास की सहायक है। 164 यहाँ पर पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ईस्ट वाइल्ड स्टेट ऑफ कुनिहार टुडे। तो कुनिहार का पूर्ववर्ती राज्य वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 164 की अगर हम बात करें तो 164 का जो है वो ऑप्शन डी सोलन सही आंसर होगा। सोलन में पड़ता है अभी ये कुनिहार। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 165 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। यहाँ पर किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। आगे एंटोनियम पूछा गया है सॉफ्ट। सॉफ्ट का एंटोनियम आपको बताना है, तो 166 का जो है वो ऑप्शन डी हार्ड जो है इसका एंटोनियम होगा। आगे आपको करेक्ट स्पेलिंग किसकी बतानी है, तो क्योरम के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, तो इसकी स्पेलिंग जो है वो क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है QUORUM, QUORUM। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अति का विपरीत अर्थ आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अति का पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अति का अल्प होता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ये रिपीट भी हो जाते हैं कई बार हिंदी के क्वेश्चन। 169 में पूछते हैं महल के भीतर का भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो महल के भीतर का भाग जो है वो अंतपुर कहा जाता है। अंतपुर, तो अंतपुर इसको कहते हैं। 170 देखिए, झगोड़ा क्या है, तो झगोड़ा एक विशेषण है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर आएगा, झगोड़ा क्या है, एक विशेषण है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन तो लगभग डिस्कस किए, बस 3-4 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो 47 के अराउंड हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। टेलीग्राम का क्विज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 50 क्वेश्चन आपको एक साथ मिलने वाले हैं वहाँ पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।